सो कल आई थिंक हम लोगों ने डिस्कस किया था वेबसाइट क्या होती है, हमने टाइप्स के बारे में शायद कल बात की थी काफ़ी ज़्यादा, है ना, ब्लॉग्स वगैरह, फॉरम्स, ठीक है, वेब एप्लीकेशन। सो कौन बताएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्टैटिक वेबसाइट एंड डायनेमिक वेबसाइट? बताओ, स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट में क्या डिफरेंस है? स्टैटिक पे तो वही चीज़ दिखती है जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, और डायनेमिक पे अलग अलग डाटा है। अलग मिलती है कुछ और? स्टैटिक वेबसाइट है जब कोई भी खोलता है तो हर एक को मतलब सेम वेब पेज दिखाई देगा, लेकिन डायनेमिक जो है हर एक मतलब कि कोई भी अगर खोलेगा तो फिर अपने अकॉर्डिंग वाला अलग डाटा उसमें दिखाई देगा। सो डायनेमिक एप्लीकेशन जो है वो फीचर्स बेस्ड होता है, आप किसी एक तरह के फीचर्स दिए हुए हैं, आप उन फीचर्स को यूज करके काम कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, आज जो है, आज भी हम थोड़ा डिस्कशन मोड में ही रहेंगे, बट आज हम बात करेंगे वेबसाइट बनती कैसे, ठीक है। ये हाउ विल वी क्रिएट अ वेबसाइट। मुझे पता लग गया जी मुझे वेबसाइट बनानी है जी, अब मैं बनाऊं कैसे? तो पहले मुझे एक टाइप डिसाइड करनी है कि मुझे कोडिंग में जाना है या नो कोडिंग में जाना है, कोडिंग में जाना है या नो कोडिंग में जाना है। तो आज इसके बारे में हम इन डेप्थ बात करेंगे, तो आज आपको पता लग जाएगा कि ये क्या डिफरेंस होता है इन चीज़ों में, ठीक है जी, राइट। सो कोडिंग बेसिकली जो हमारे पास है, बिना कोडिंग के वेबसाइट नहीं बन सकती, याद रखो। तो सर ने दो मेथड क्यों दे दिए, कोडिंग और नो कोडिंग? तो नो कोडिंग में भी कोडिंग होनी है, डिफरेंस इतना है कि हम नहीं करेंगे, हमारे पास सॉफ्टवेयर होगा जो हमारे लिए अपने आप कर देगा। बट पहली चीज ये समझनी है कि बिना कोडिंग के कोई वेबसाइट नहीं बन सकती, ये चीज याद रख लेना। क्लियर हो गया इतना, ठीक है जी। तो कोडिंग तो होनी है, ठीक है ना। कोडिंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी होनी है, उसके लिए पहले आपको दो हिस्सों में वेबसाइट को डिवाइड करना पड़ेगा। पहला हिस्सा होता है वेबसाइट का डिजाइन पार्ट, कौन सा पार्ट? जो आप देखते हो, ठीक है जी, राइट। सो लेट्स सपोज इफ आई से आई हैव amazon.in, ये वेबसाइट है। अब ये जो आप मेन्यू देख रहे हो, स्लाइडर देख रहे हो, ठीक है, ये जितना भी पार्ट आप देख रहे हो ये डिजाइनिंग पार्ट है। कौन सा पार्ट है? किसी ने डिजाइन किया है कि इस तरह से वेबसाइट दिखेगी। एंड जब आप इस वेबसाइट पे कोई काम करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम सर्चिंग फॉर समथिंग, लेट्स सपोज आई एम सर्चिंग तनिष्क कूल्ड इयररिंग्स, तो जैसे मैंने कुछ टाइप किया तो पीछे कुछ काम हो रहा है, उस फार्मूला लगा रहा है कि जो भी तनिष्क के प्रोडक्ट है मैं दिखा दूँ, ठीक है जी। दैट इज डेवलपमेंट, दैट इज कि वो कोई काम कर रहा है। तो एक वेबसाइट के दो हिस्से हमें बनाने पड़ते हैं, एक हिस्सा कौन सा? डिजाइनिंग का, कि कस्टमर को क्या दिखाना है, और एक हिस्सा फार्मूलेस, कि वो काम कैसे होगा, ठीक है जी, राइट। सो ये दो चीजों को आपको समझना है। तो कोडिंग भी दो टाइप की होती है, एक कोडिंग किसके लिए यूज होती है? डिजाइनिंग के लिए, और एक कोडिंग किसके लिए यूज होती है? डेवलपमेंट के लिए, ताकि उससे हम कुछ काम करवा सकें। तो डिजाइनिंग की जो लैंग्वेजेस है वो फिक्स्ड है, आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे आप लोगों ने शायद सुना हो HTML, एक लैंग्वेज आती है, कौन सी? HTML लैंग्वेज में ढांचा बनता है वेबसाइट का, जैसे इमेजेस, पैराग्राफ, टेक्स्ट कैसे लगाना है पेज के ऊपर, ये सब कौन बताएगा? HTML लैंग्वेज। देयर इज नो ऑल्टरनेटिव ऑफ HTML लैंग्वेज। आप ये नहीं कह सकते कि मैं HTML के अलावा कुछ और करूँ। वेबसाइट का ढांचा बनेगा तो किस लैंग्वेज में बनेगा? HTML। तो जो बंदा कोडिंग सीख रहा है उसको पहली कौन सी लैंग्वेज सीखनी है? अगर वो वेबसाइट डेवलपमेंट सीखना चाहता है तो उसको पहली कौन सी लैंग्वेज सीखनी है? HTML, क्योंकि HTML ही बेस है। और HTML क्या बनाती है, ध्यान से देखना, मैं दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ अ वेबसाइट, ठीक है जी। तो वेबसाइट का ढांचा जो है, वेबसाइट क्या होती है? टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, ये कैसे लगानी है, ये किसका पार्ट है? HTML का। ये उसी तरह से समझो जैसे आप घर बना रहे हो तो आप सीमेंट लेके, ईंट लेके घर उसी में बनता है ना, उस बेस तो वही है, ठीक है जी आपका, राइट। तो वो कर दिया आपने, बट अगर मैं कहूँ कि मैंने घर का ढांचा बना दिया है, अब मैं घर में जाके रह लूँ तो नहीं रह सकता ना, मुझे उसे ब्यूटीफाई करना पड़ेगा, पेंट पूंट करना पड़ेगा, चीज़ों को इस हिसाब से करना पड़ेगा कि दिखने में अच्छा लगे, तभी आप एंटर होगे, ठीक है। तो सेम HTML में अगर वेबसाइट बन गई है तो वो दिख तो जाएगी लेकिन अच्छी नहीं दिखेगी। अब उसे कलरफुल बनाना है, जैसे आप इस तरह की Amazon देख रहे हो,
ये देख रहे हो, ये कलर है, ये देखो पैडिंग्स है, स्पेसिंग है, बॉक्स बने हुए हैं, ठीक है जी, राइट। तो ये सब के लिए HTML के साथ एक लैंग्वेज हमें अटैच करनी पड़ती है, कौन सी? CSS। इसको हम बोलते हैं कास्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है जी, राइट। अब देख सकते हो कभी भी किसी वेबसाइट का, सामने देखो, किसी भी वेबसाइट पे जाओ, किसी भी वेबसाइट पे खाली जगह ढूंढो, राइट क्लिक करो, किसी भी वेबसाइट में राइट क्लिक करो और वहां पे एक ऑप्शन आएगी, कौन सी? व्यू पेज सोर्स। जैसे आप क्लिक करोगे उसकी कोडिंग खुल जाएगी तुम्हारे सामने। ये वो कोड है जो आपकी वेबसाइट पे आता है। कोई भी वेबसाइट का अपने कोड देखना है, आप देख सकते हो। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखा हुआ HTML, ठीक है जी। तो कैसे खोलो अपनी? हम किसी भी ब्लैंक पार्ट में राइट क्लिक करके पेज सोर्स, कोई भी वेबसाइट आप खोलो, उसके राइट क्लिक करो और यहाँ पे पेज सोर्स। अब देख सकते हो कि कैसे ये पेज बना है, ठीक है जी। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि जब भी आप कोई वेबसाइट टाइप करते हो यहाँ पे, आपके कंप्यूटर में वो पहले डाउनलोड होती है फिर चलती है, ठीक है। आप ये भी देख सकते हो कि डाउनलोड कैसे होती है। अब अगर अपने ब्राउजर में जाओ, ये 3 डॉट्स आते हैं, इसको अगर आप क्लिक करो एंड यहाँ पे मोर टूल्स में जाना है, यहाँ पे एक ऑप्शन आती है, कौन सी? डेवलपर टूल्स। किसी भी वेबसाइट को आप डाउनलोड होता देख सकते हो। फिर यहाँ जाके आपको एक ऑप्शन ढूंढनी है, नेटवर्क। कौन सी? नेटवर्क। ध्यान से देखना, अब जैसे मैं यहाँ पे टाइप करूंगा amazon.in, अब देखो डाउनलोड होना शुरू होगी वेबसाइट, फिर खुलेगी आपकी वेबसाइट। तो पहले ब्राउजर डाउनलोड करता है अमेजन से सारी कोडिंग, फिर ब्राउजर उसे पढ़ के चलाता है। समझ में आ गई बात? क्लियर हुआ? ठीक है जी, राइट। तो जो भी डेटा आया है वो बेसिकली कोड आया है। क्या आया है? कोड आया है। और जैसे मैंने कहा, कोड देख सकते हो, खाली जगह पे राइट क्लिक करना है, खाली जगह पे, जैसे भी यहाँ पे नहीं आ रहा, सो नीड टू लुक फॉर अ ब्लैंक स्पेस जहाँ पे व्यू पेज सोर्स आ रहा हो, ठीक है, व्यू पेज सोर्स। तो आपको उसका सारा डिजाइनिंग का कोड दिख जाएगा, ये कोड लिखा हुआ है उन्होंने। क्लियर है? बट एक कोड कौन सा है? जैसे मैंने बोला, HTML है और क्या है? CSS। HTML में सिर्फ क्या बनेगा? स्ट्रक्चर। और CSS में क्या बनेगा? डिजाइनिंग। एक और मैं प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ तुम्हें, एक और चीज। हाँ। नहीं, ये ग्राफिक डिजाइनिंग में बैनर्स बनाना सीखते हो यार, वेबसाइट्स आर डिफरेंट फील्ड, ठीक है। सो अब अगर हम लोग इधर जाए, सो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, लेट्स सपोज कोडिंग ही दिखाता हूँ तुम्हें। सो फ्रंट एंड पे चलते हैं, मेरे पास कोई ना कोई प्रोजेक्ट होगा यहाँ पे। सो ये जैसे ये देखो, जस्ट ऐसा, ध्यान से देखना, ये एक वेबसाइट है, ये भी बन रही है। तो ये यहाँ पे आप अगर देखोगे, ये सिर्फ HTML है। ये क्या है? क्योंकि HTML में बताया जाता है कौन सी चीज़ कैसे लिखती है। ये राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे आप कोड देख सकते हो जो हमने लिखा है। तो ये देखो, हमने यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, देखो, जैसे पैरा हेडिंग लगाया है, पैराग्राफ लगाया है, ठीक है, फिर क्या लगाई है? इमेज लगाई है। तो ये सब किसमें बनता है? HTML, ठीक है जी। अगर मैं इसके साथ CSS अटैच कर दूंगा, यहाँ पे देखो मैंने CSS लिखी हुई है, ये मैंने CSS लिखी हुई है, कलर कुलर क्या लगाने हैं, स्पेसिस कितनी देनी है, ठीक है, ये CSS लिखी हुई है। अगर ये CSS मैं अटैच कर दूंगा, यहाँ पे आओ, मैंने थोड़ी देर पहले डिलीट कर दी थी ऊपर, अगर आप यहाँ पे आएंगे तो मैंने थोड़ी देर पहले डिलीट कर दी थी। ये देखो मैंने किसके साथ लिंक किया हुआ है इसे? CSS के साथ। किसके साथ लिंक किया हुआ है? आपको नहीं कोड याद रखना, मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ, ये आपके काम की चीज़ नहीं है। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये देखो अपने आप ये वेबसाइट ऐसी हो गई। आ रही बात समझ में? तो HTML में सिर्फ ढांचा बनता है। क्या बनता है? वो बनना ही बनना है, उसके बिना आगे नहीं जा सकते। फिर उसे खूबसूरत बनाना है ताकि लोग देखने में अच्छी लगे वो वेबसाइट। तो कौन सी लैंग्वेज साथ में यूज होती है? CSS, कास्केडिंग स्टाइल शीट। सॉरी, कहाँ पे चला गया? ठीक है, क्लियर हो गया? ये 2 लैंग्वेजेस है। फिर तीसरी लैंग्वेजेस इसमें साथ यूज होती है, जावास्क्रिप्ट। कौन सी? ये आपकी वेबसाइट को हल्का फुल्का डायनामिक बनाती है परफॉर्मेंस वाइज।
तो आपको थोड़ा बहुत डायनेमिक बनाना है, आपको वैलिडेशंस लगानी है, ये जावास्क्रिप्ट में होती है। अब इसका क्या मतलब है, जैसे आप लोग यहाँ पे अमेजन को ओपन किया, ठीक है जी, तो आप यहाँ पे देख रहे हो स्लाइडर आ रहा है, ठीक है, ये रिस्पॉन्ड कर रहा है ना, ये जावास्क्रिप्ट में बना है, इसमें बना है जावास्क्रिप्ट के अंदर। या कई बार आप देखते हो पॉपअप्स आ जाते हैं, वेबसाइट खुलती है, वो जावास्क्रिप्ट में बनते हैं। या कई बार आप देखते हो आप कोई फॉर्म फिल कर रहे होते हो, आप ईमेल आईडी डालते हो, कोई एरर दे देता है, ईमेल आईडी नॉट अवेलेबल, पासवर्ड वीक, पासवर्ड स्ट्रॉन्ग, ये जावास्क्रिप्ट करती है। तो जावास्क्रिप्ट क्या करती है, जावास्क्रिप्ट वैलिडेशंस लगाती है। वैलिडेशन मतलब जो कि आपकी कंडीशंस लगी हुई हैं वेबसाइट के ऊपर। जावास्क्रिप्ट फिर थोड़ा सा वेबसाइट को क्या बनाती है, डायनेमिक। जैसे आप लोग देखते हो कि स्लाइडर्स हो गए, आप एनिमेशन देखते हो वेबसाइट्स में लगे होते हैं, ठीक है जी, पॉपअप्स जो आते हैं, ठीक है जी, ये सारा काम किसका करना है, जावास्क्रिप्ट। तो इन तीन चीजों को मिला के एक वेबसाइट का डिजाइन बनता है। सिर्फ डिजाइन याद रखना, क्या बनेगा, डिजाइन बनेगा। वो वेबसाइट भी काम नहीं कर सकती, याद रखना, तो वेबसाइट काम नहीं करेगी, वो सिर्फ डिजाइन बनेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो ये हमारा कोडिंग वाला सिस्टम हो गया, ठीक है जी। नहीं, अब कोडिंग का सिर्फ एक पार्ट है ये डिजाइनिंग। अब कोडिंग का दूसरा पार्ट क्या है कि उसके ऊपर भाई काम भी तो करवाना है कोई। अब मैं व्हाट्सएप बना दूं, स्क्रीन बना दूं, आप हेलो लिख के सेंड बटन पे क्लिक करो, सेंड ही ना हो तो कोई फायदा उसका, उसके ऊपर काम करवाना है, ठीक है जी। अगर आप सिर्फ इतना सीखोगे, इतना सीख लेते हो, तो तब भी आपकी एक वेबसाइट बन गई, बट आप उसे क्या बोलोगे, जो हम कल बात कर रहे थे ना स्टैटिक वेबसाइट, उसके लिए सिर्फ 3 लैंग्वेजेस चाहिए, और ये छोटी छोटी लैंग्वेजेस हैं। जैसे HTML आप 2 दिन में सीख सकते हो, CSS 1 वीक में, ये बड़ी लैंग्वेजेस नहीं, ठीक है जी। राइट राइट। अब हमने अपनी वेबसाइट को डायनामिक बनाना है। क्या बनाना है, मैं चाहता हूँ कोई काम करे, सेल परचेज करे या कोई बुकिंग करे या ये सारे काम करे, तो हमने उसके साथ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अटैच करनी पड़ेगी। क्या अटैच करना पड़ेगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लियर। अब यहां पे ये समझो, अगर हम यहां पे आए तो कौन कौन सी लैंग्वेजेस मार्केट में है, पाइथन, जावा, ASP.NET, PHP, C++ में वेबसाइट नहीं बन सकती, दैट इज नॉट वेबसाइट। PHP, ये मार्केट में लैंग्वेजेस हैं। इनमें से आपको कोई एक लैंग्वेज सीखनी होती है वेबसाइट बनाने के लिए। आ रही बात समझ, क्लियर है। सो इसमें से अगर आपको कोई एक लैंग्वेज आ जाती है, तो आप उस लैंग्वेज को अपने डिजाइन के साथ कनेक्ट करोगे और आपकी पूरी वेबसाइट बन जाएगी। तो ये वो कोडिंग है जिसके बारे में हमें पता नहीं होना चाहिए कि क्या है, बट नॉलेज होनी चाहिए कि अच्छा वेबसाइट कैसे बनती है। आपको सीखनी नहीं है ये लैंग्वेजेस, बट आपको इनकी नॉलेज होनी चाहिए। समझ में आ रही है बात। सो हमें अगर कोडिंग में वेबसाइट बनानी है तो हमें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट सीखना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, ठीक है जी। लेकिन डेवलपमेंट के लिए हमारे पास ऑप्शन है कि हम इन 4 में से एक लैंग्वेज क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं, और उसके साथ हमारी पूरी वेबसाइट बन जाएगी, ठीक है जी। राइट। अब बात करते हैं इनके प्रोज एंड कॉन्स की, कोडिंग में वेबसाइट बनाने का क्या फायदा और क्या नुकसान है, ठीक है जी। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रो। Now the biggest pro is you can create anything that you can imagine. अब आपके पास एक इमेजिनेशन है, मुझे इस तरह का कुछ चाहिए यार, मुझे अपनी वेबसाइट में ये नया फीचर डालना है, ये ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ठीक है जी। राइट। तो आप किसमें कर सकते हो, कोडिंग में कर सकते हैं। दैट मीन यू कैन क्रिएट कॉम्प्लेक्स थिंग्स इन कोडिंग, ठीक है जी। इसलिए जितने भी बड़े प्रोजेक्ट बनते हैं उसमें वो कहते हैं हमें कोडिंग वाले से प्रोग्राम वेबसाइट बनानी है। जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे वो बिना कोडिंग के नहीं बने, क्योंकि उसमें आपको ऐसे फीचर्स चाहिए जो कॉम्प्लेक्स हैं, ऐसी जरूरतें हैं आपकी जो ये काम कर सके। अब जैसे अमेजन है, अमेजन बहुत कॉम्प्लेक्स वेबसाइट है, ये है तो ई शॉपिंग वेबसाइट, ये बिना कोडिंग के भी बन सकती है, लेकिन अब जिस लेवल पे अमेजन चला गया वहां पे ये बिना कोडिंग के नहीं बन सकती। अरे बात समझ। सो कॉम्प्लेक्स थिंग आपकी बनेगी इसके अंदर, और जो भी आप इमेजिन कर सकते हो आप बना सकते हो, अगर आपका इतना दिमाग है कि आप कोड कर सको उससे, ठीक है। अब ये जो जोमेटो है, ओला हो गई, उबर होगी, ये बिना कोडिंग के नहीं बन सकते,
के लिए कोडिंग करनी पड़ती है, प्राइसेस ढूंढने पड़ते हैं, कौन कितना पास है, ठीक है, कितने टाइम पे वो ट्रैक कर रहा है, किस टाइम पे ड्राइवर आ गया कि नहीं आ गया, खाना प्रिपेयर हुआ है कि नहीं हुआ, ये सब चीज़ों के लिए क्या चाहिए, कोडिंग का काम चाहिए, बिना कोडिंग के ये नहीं। क्लियर होगी बात, ठीक है। अब इसके कॉन्स क्या है, व्हाट आर कॉन्स, ठीक है जी, राइट। इसमें जो कॉन सबसे बड़ा है, एक्सपेंसिव है ये, दैट इज इट इज दे आर नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल बिजनेसेस। अब अगर आप एक कोडिंग वाला बंदा हायर करोगे जो बीटेक करके आया है, उसे आप ये नहीं कह सकते मैं तेरे को 10-15 हज़ार रुपया दूंगा मेरे को वेबसाइट बना दे। दे आर गोइंग टू चार्ज यू इन लैक्स, याद रखना। सो अगर आप कोडिंग में वेबसाइट बना रहे हो तो वो बहुत क्या होती है, एक्सपेंसिव होती है, पहला चीज। दूसरा चीज, हाँ वो तो है ही है, जब आपको कोडिंग करनी है तो आपको टाइम लगता है, ठीक है जी, राइट। तो उसमें जो आपका स्केड्यूल है वो भी अच्छा खासा होना चाहिए। सो अगर मैं एक वेबसाइट आज कोडिंग करने जा रहा हूँ तो इट मे टेक मी 3 months, 6 months और इवन 1 year to create a website, डिपेंडिंग अपॉन कितना उसके अंदर फीचर्स चाहिए। सो मिनिमम 3 months से लेके 1 year वेबसाइट बनाने में लग जाता है, ठीक है जी, राइट। एक तो ये है। तीसरा है कि उसकी मेंटेनेंस जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है। इसको ठीक करते हैं। मेंटेनेंस क्या है, एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव मतलब अब मैंने वेबसाइट बना ली, अब वेबसाइट बनाने से कुछ नहीं होना, अब रेगुलर अपडेट भी आने, दिवाली आ गई, राखी आ गई, नया ऑफर आ गया, तो ये वेबसाइट आपको रेगुलर क्या करनी है, अपडेट करनी है। अपडेट कैसे करोगे, अगेन एक ऐसा बंदा हायर करना पड़ेगा जिसको प्रोग्रामिंग आती है, फिर आप उसको मंथली सैलरी दोगे और वो भी बहुत ज़्यादा होगी। तो जो बंदा कोडिंग वाला है वो कम से कम 15 से 20 हज़ार तुमसे महीने का लेगा, अलग से मेंटेनेंस का ही, ठीक है जी, राइट। सो वेबसाइट को मेंटेन करना क्या है, बहुत एक्सपेंसिव है, किसके अंदर, कोडिंग के अंदर, राइट। तो ये पॉइंट्स कुछ जो है आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं कि ये क्या बेनिफिट और क्या है नुकसान है। आज की डेट में आपको बहुत ही फास्ट डेवलपमेंट चाहिए। जैसे मुझे याद है जब मैं स्टूडेंट होता था और जब हम इस फील्ड में आए थे तो कंपनीज ऐसी आती थी कि ना हमने अगले साल एक प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, तो हमें ना ये वेबसाइट बनवानी है या एक सॉफ्टवेयर बनवाना है। आज कंपनी आती है, मुझे ना 2 हफ्ते तक वेबसाइट चाहिए, मुझे अगले महीने वेबसाइट लॉन्च करनी है। आर यू गेटिंग अ पॉइंट। तो ये बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कोडिंग सिनेरियो में, कितनी जल्दी आप किसी वेबसाइट को बना पाए, क्योंकि बनाने के बाद टेस्ट भी करनी होती है, टेस्टिंग के लिए भी उतना ही टाइम चाहिए होता है, ऐसा नहीं होता कि बना के छोड़ दिया, ठीक है जी। तो एक डेवलपमेंट में बहुत सारी चीजें होती हैं, हाँ वो अलग सिस्टम में है, ठीक है, राइट। सो यहाँ तक क्लियर हो गया। सो ये क्या हो गया, प्रोज एंड कॉन्स, यानी कि एक स्मॉल बिजनेस वाला अफोर्ड नहीं कर सकता कौन सी वेबसाइट, कोडिंग वेबसाइट, इवन मीडियम बिजनेस वाला भी, ठीक है जी। दूसरा इसमें जो एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो क्या है कि इस वेबसाइट को बनाने के लिए टेक्निकल बैकग्राउंड चाहिए। क्या चाहिए, तो अगेन आपने बीसीए बीटेक या कुछ ना कुछ किया होना चाहिए, आपको पता हो प्रोग्रामिंग कैसे होती है, चीजें कैसे होती है, तो तब आपको ये काम आना चाहिए। अरे बात समझ में, तो इसमें क्या होनी चाहिए, टेक्निकल बैकग्राउंड होना जरूरी है। सो लेट्स मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरी कोई टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन मुझे अपने लिए मैंने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया और मैं उसकी एक वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, तो मैं नहीं बना सकता, पहले मुझे बहुत टेक्निकल जाके सीखना पड़ेगा चीजें। और एक बिजनेसमैन के लिए बड़ा डिफिकल्ट है कि पहले हर चीज को थोड़ा वो सीख सकता है, और उसे दिन में 10 चीजें करनी है तो वो कहे कि पहले मैं 10 चीजों का कोर्स कर लूँ, वेरी डिफिकल्ट टू डू दैट, ठीक है। तो ये कौन है किसका, अगर आप कोडिंग में वेबसाइट, इन्हीं कॉन्स की वजह से नया सिस्टम स्टार्ट हुआ जिसका नाम क्या था, नो कोड। क्यों, क्योंकि हर वो चीज, याद रखना इस दुनिया में हर वो चीज जो सेम है, जो बार बार करते हो आप, वो ऑटोमेट हो सकती है। क्या हो सकती है, जो चीजें बार बार करते हो वो ऑटोमेट हो सकती है। हम सफाई सेम तरीके से करते हैं, ऑटोमेट होगी वैक्यूम क्लीनर आ गई। अरे बात समझ में, तो हर वो काम जो बार बार सेम हो रहा है उसके लिए ऑटोमेशन अवेलेबल है, और वही यहाँ पे हुआ। आप चाहे दुनिया की कोई भी वेबसाइट उठा लो, सब में सेम चीजें ही हो रही है। आप प्रोडक्ट दिखा रहे हो,
अब आपका प्रोडक्ट चाहे टीवी है, चाहे मोबाइल है, चाहे ये लैपटॉप है, चाहे कुछ भी है, तो सेम ही चीज ना, प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट की फोटो, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट की कलर, यही है ना चीजों में। तो हम कुछ भी दिखा रहे हैं। अब मैं डॉक्टर हूँ तो मैं अपने एक पेशेंट की फोटो लगाऊंगा, अगर मैं टीचर हूँ मैं स्टूडेंट की फोटो लगा दूंगा, अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मैं अपनी सर्विस का नाम दे दूंगा गायनेकोलॉजिस्ट, अगर मैं टीचर हूँ तो अपनी सर्विस का नाम दे दूंगा डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर। वेबसाइट पे तो सेम ही आ रहा है, सिर्फ कंटेंट क्या है, डिफरेंस है। स्ट्रक्चर तो वेबसाइट्स के सेम ही होते हैं। तो अब क्या हो गए, डेवलपर्स ने, प्रोग्रामर्स ने, जिन्होंने कोडिंग बनाई, उन्होंने सॉफ्टवेयर्स बना दिए कि जिन लोगों की बैकग्राउंड टेक्निकल नहीं है और जिनको कोडिंग नहीं आती, हम सॉफ्टवेयर बना देते हैं। ये सिंपल सा सॉफ्टवेयर है, आप 1 महीना लगाओ, सीख लो, आप किसी भी तरह की वेबसाइट बना सकते हो। आप इसको बता दो कि क्या बनाना है, ये अपने आप कोडिंग कर देगा। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? तो नो कोडिंग का मतलब ये नहीं है कि कोडिंग नहीं हो रही। नो कोडिंग का मतलब है कोडिंग सॉफ्टवेयर करेगा, आपने बस सॉफ्टवेयर को सीखना है, और सॉफ्टवेयर सिंपल बनाए गए हैं ताकि एक आम आदमी भी काम कर सके। अब ऐसे सिंपल है, जैसे आपकी विंडोज है, बहुत सिंपल है। बिना कंप्यूटर का कोर्स किए भी लोग लैपटॉप चला रहे हैं ना, मोबाइल चला रहे हैं। कभी मोबाइल चलाने का कोर्स किया? क्यों नहीं किया? क्योंकि वो बनाया इस तरह से गया है कि टच से पता लग जाता है कहां पे क्या क्लिक करना है, क्या करना है। तो इसलिए कोई भी बंदा मार्केट में जाके ये नहीं कहता कि मुझे कंप्यूटर, मुझे मोबाइल का कोर्स करा दो, मोबाइल कैसे चलाना है, क्योंकि मोबाइल बनाया ही इसी तरह से गया है कि हर कोई उसे समझ समझ के चला सकता है। सेम नो कोडिंग सॉफ्टवेयर ऐसे बनाए गए हैं जिन्हें आप समझ के, बहुत जल्दी समझ के क्या कर सकते हो, बना सकते हो। इसके लिए आपको कोई टेक्निकल बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया नो कोडिंग क्या है? सो नो कोडिंग का मतलब हमारे पास क्या अवेलेबल है, सॉफ्टवेयर्स है दैट कैन कोड फॉर अस। ठीक है जी। और ये ड्रैग एंड ड्रॉप सॉफ्टवेयर्स होते हैं। क्या होते हैं? बल्कि सब कुछ आपको दिया होता है लेफ्ट हैंड साइड में, जैसे इमेज है तो सीधा इमेज ड्रैग करो, इमेज लग जाएगी वेबसाइट पर। आपको कोडिंग नहीं करनी। आपको हेडिंग दिखाना है, हेडिंग ड्रैग करो, हेडिंग लग जाएगा। सब कुछ दिया होता है आपको, आप कुछ भी नहीं करना। तो जावा भी ऐसी है? नहीं, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो बकायदा लिखनी है। तो छोटे बच्चे भी करते हैं कोडिंग, तो ये वाला है नो कोडिंग वाला? ये नो कोडिंग है, हम लोग नो कोडिंग करेंगे। बच्चों को तो कोडिंग करवानी पड़ेगी ना आगे जाके, कि उन्होंने आगे जाके बीटेक करना है, बीसीए करना है, तो कोडिंग तो कराना पड़ेगा। फ्री कोर्सेज होते हैं, फिर वो नो कोडिंग करते होंगे? नहीं मैम, कोडिंग भी करते हैं, दोनों चीजें अवेलेबल हैं। कोडिंग भी करते हैं, कोडिंग भी करनी है ना। ठीक है, चलो आ जाए अपने टॉपिक पे वापस। ठीक है जी, राइट। सो नो कोडिंग में हमारे पास सॉफ्टवेयर्स है। ठीक है, किस किस तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं? जैसे वर्डप्रेस, जो हम सीखेंगे। ठीक है जी, राइट। ऐसे एक आता है, इसके अंदर वर्डप्रेस आता है। वी हैव सॉफ्टवेयर लाइक शॉपिफाई, वी हैव सॉफ्टवेयर लाइक विक्स, वीबली, ऐसे बहुत सारे मार्केट में सॉफ्टवेयर है। आप इनमें से किसी भी सॉफ्टवेयर पे जाओ, यूट्यूब पे ट्यूटोरियल पढ़ो, आप इनको सीख सकते हो। अरे बात समझ में? ठीक है जी। हमारे कोर्स में जो हम सॉफ्टवेयर वो यूज करेंगे, जो सबसे ज्यादा यूज होता है, वो कौन सा होता है? वर्डप्रेस। तो हम वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर को यूज करके क्या बनाएंगे? वेबसाइट बनाएंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, अब नो कोडिंग सॉफ्टवेयर के प्रोज पढ़ लेते हैं। क्या है प्रोज? अब तुम बताओ, इतना सुनने के बाद क्या प्रोज है? नो टेक्निकल बैकग्राउंड। नो टेक्निकल बैकग्राउंड। ठीक है जी, राइट। जैसे अभी आप, अब जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे बैठे हो, तो मुझे नहीं पता आप बीटेक से आए हो, बीएस से आए हो, बीकॉम से आए हो, +1 से आए हो, कहां से आए हो। आप में से कोई भी इस सॉफ्टवेयर को सीख सकता है। ठीक है जी, राइट। अब जब हमारे पास कोई प्रोग्रामिंग आता है, हम पहले उसकी पूरी प्रोफाइलिंग करते हैं, भाई तुम्हारी बैकग्राउंड है कि नहीं। ठीक है जी, राइट। इस केस में हम क्या कहते हैं? आपकी कोई भी बैकग्राउंड है, आप सीख सकते हैं। सो पहला प्रो, नो टेक्निकल बैकग्राउंड रिक्वायर्ड। चलो ये तो हमारे लिए होगी। बिजनेस के लिए क्या बेनिफिट है? लेस टाइम डेवलपमेंट ना, लेस डेवलपमेंट टाइम। आप 2 हफ्ते में एक वेबसाइट तैयार कर सकते हो, क्योंकि सब कुछ बना हुआ है, आपको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसे फाइनलाइज करना। ठीक है जी। तीसरा, लो कॉस्ट, क्योंकि टाइम बच गया। तो टाइम बच गया तो चीज अपने आप सस्ती होगी। अब मैंने एक प्रोग्रामर को हायर किया था जो मेरे से लेट्स सपोज 50,000 रुपये सैलरी ले रहा है महीने की। अब मेरी वेबसाइट बनी है 3 महीने में, तो 1.5 लाख तो यही हो गया।
फिर अपना प्रॉफिट भी सब कुछ डाल के तब जाके कंपनी को 2.5-3 लाख की क्या बन रही है वेबसाइट। अब यहाँ पे आप लोगों को कोई भी ऐसी कॉस्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है जी, राइट। सो बहुत लो कॉस्ट में इवन 15,000 10-15,000 से एक वेबसाइट बनना स्टार्ट हो जाए। क्लियर है? सो लो कॉस्ट, देन लो मेंटेनेंस कॉस्ट, क्योंकि इसके लिए आपको कोई टेक्निकल बंदा नहीं चाहिए। तो हमारे पास आधे से ज्यादा क्लाइंट 90% क्लाइंट खुद ही सीख लेते हैं। हमने वेबसाइट बना दी, हमने उनको दे दी और एक दिन की हम ट्रेनिंग दे देते हैं कि ऐसे अपडेट करने हैं, वो अपने आप ही अपडेट कर लेते हैं। और अगर हमसे भी वो ले अपडेट्स, तो कई बार वो कहते नहीं हमारे पास इतना टाइम नहीं है, आप ही लोग अपडेट कर लिया करो, हम आपको फोन कर देंगे। तो बहुत कॉस्टली, कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है, 15 से 20 हजार पूरे साल का, शायद पूरे साल का। कोडिंग में हम 15 से 20 हजार एक महीने की बात कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? सो मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है, बहुत कम है, किसकी? नो कोडिंग के अंदर। क्लियर हो गया? तो ये सबसे बड़ा इसका बेनिफिट रहता है। कॉन्स क्या है? लिमिटेड इनोवेशन। प्रो क्या था कोडिंग का? कुछ भी इमेजिन करो बन जाएगा। नो कोड में क्या है? जो दिया गया है उसी में से सेलेक्ट करना। जो सॉफ्टवेयर ने फीचर्स दिए हैं वेबसाइट बनाने के लिए, सिर्फ उन्हीं फीचर्स को आप क्या कर सकते हो। तो अगर आप कोई बहुत ही यूनिक चीज बनाना चाहते हो जो दुनिया में नहीं बनी हुई, या जो बिल्कुल सबसे अलग है, वो आप किस में नहीं बना सकते? नो कोड में नहीं बना सकते। और ये बात समझ में? तो ये एक सबसे बड़ा क्या है इसका डिसएडवांटेज। क्लियर है? इससे ज्यादा इसमें नहीं है। तो बताओ किसी को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम समझने में? क्लियर हो गया? सो वेबसाइट या कोडिंग के थ्रू बनेगी या नो कोडिंग के थ्रू, दोनों केस में कोडिंग होनी ही होनी है, ठीक है जी। तो मैं ये बात बार बार क्यों बोल रहा हूँ, ताकि आप अपने दिमाग में डाल लो। बहुत सारे बच्चों को ये लगने लग पड़ता है नो कोडिंग का मतलब बिना कोडिंग के वेबसाइट बनेगी, नहीं, कोडिंग होनी, बट कोडिंग सॉफ्टवेयर ने कर देनी है आपके लिए, आपको सॉफ्टवेयर सीखना है। क्लियर है? ठीक है जी। और सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है नो कोडिंग में? टाइम कंज्यूमिंग नहीं है और आप इजीली सीख सकते हो बिना किसी टेक्निकल बैकग्राउंड। क्लियर है? अब एज्यूम करो यहां पे आके कि तुमने वेबसाइट बना ली, ठीक है, राइट। अब आप उसे चलाओगे कैसे, बताओ? हम चाहते हैं लोग वेबसाइट देख सके, कैसे देखेंगे? वो क्या होता है? अब ये मैंने तो कहा था ना, ये कैनवा और वेबसाइट डेवलपमेंट में ये फर्क है कि वेबसाइट इज बिट टेक्निकल, तो आपको टेक्निकल वर्ड आने चाहिए, ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ टेक्निकल वर्ड इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, इससे पहले कि मैं आपको ये समझाऊं कि वेबसाइट चलानी कैसे है। अपने अपने मोबाइल ओपन करो सब लोग। सर जो कैनवा चलाते हैं उसकी भी कोडिंग चल रही होती है? हाँ जी, कैनवा भी प्रोग्रामिंग में बना सॉफ्टवेयर, राइट। कैनवा इज अ सॉफ्टवेयर। कर लिया मोबाइल ओपन? कोई भी एक ऐसी ऐप ओपन करो, जैसे नेटफ्लिक्स है या अमेजन प्राइम है, कर दी? इंटरनेट बंद कर दो। कर दिया इंटरनेट बंद? अब कोई मूवी चला के देखो, डाउनलोड ही ना हो बस, कोई मूवी चला के देखो या ऐप चला के देखो, चल रही है? नहीं चल रही है? मतलब नहीं चल रहा ना, अगर इंटरनेट बंद कर देंगे तो नहीं चलेगा, है ना। अब सामने आओ, अब मैं आपको दो वर्ड सिखाने लगा, उसको बड़े ध्यान से समझना, इसी से रिलेटेड ये क्यों हुआ। सो दो वर्ड आपके लिए समझने बहुत जरूरी है। वन इज क्लाइंट,
एंड सेकंड इज सर्वर। एक वर्ड है क्लाइंट और एक वर्ड क्या है, सर्वर। सर्वर वो कंप्यूटर है जिसमें आपका पूरा सॉफ्टवेयर है, मतलब जो भी आप रन कर रहे हो। इसको सिंपल, वैसे क्लाइंट भी सॉफ्टवेयर ही है बट सिंपल लैंग्वेज, जहां पे आपका सारा डेटा है प्लस लॉजिक है। क्या है, मतलब वो काम कैसे करेगा। और क्लाइंट वो है जो रिक्वेस्ट करता है, ये भी एक सॉफ्टवेयर है बट ये रिक्वेस्ट करता है। क्या करता है, रिक्वेस्ट। अभी आपने अपनी मोबाइल पे एक ऐप इंस्टॉल की, Amazon प्राइम या नेटफ्लिक्स, ठीक है, ये क्लाइंट एप्स है। कौन सी ऐप है, इंटरनेट चल रहा है तो ये अपने सर्वर पे जाती है, वहां से मूवी लेके आती है। आपने इंटरनेट बंद कर दिया, अब वो कहां से लेके आई, तो इसलिए वो कुछ चला नहीं रहा। तो ये वर्ड जरूर समझना दो, क्लाइंट एंड क्लाइंट जो रिक्वेस्ट करता है, जो क्या करता है। जैसे वेबसाइट के केस में ब्राउजर जो आप यूज करते हो क्रोम, वो क्लाइंट है। अगर मुझे अमेजन देखनी है तो मैं अमेजन के पास ही ना जा रहा, मैं किसके पास जा रहा हूँ, मैं ब्राउजर को बोल रहा हूँ amazon.in मुझे चाहिए, तो अमेजन के पास कौन जा रहा है, मेरा ब्राउजर। तो अब वो अमेजन के कंप्यूटर से अमेजन उठा के मेरी वेबसाइट पे डाउनलोड करके दिखा। तो जो अमेजन का कंप्यूटर है वो क्या है, सर्वर। क्या है, सर्वर। क्लियर हो गया। तो सर्वर जो जिसके पास सब कुछ है और जो आपको देगा, रिप्लाई करेगा। क्लाइंट इज समथिंग जो रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे ये चीज चाहिए। तो आपके मोबाइल में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अमेजन, ये कौन है, क्लाइंट्स। कैसे पता चलना है कि क्लाइंट है या सर्वर है, जितनी एप्स इंटरनेट बंद करने के बाद नहीं चलेंगी वो क्लाइंट है। जितनी एप्स इंटरनेट बंद करने के बाद, वो क्या है, और इंटरनेट बंद करने के बाद भी जो चल रहा है, मतलब वो पूरी फुल एप्लीकेशन आप ही के पास है, आप ही के मोबाइल में इंस्टॉल है। अरे बात समझ में। जैसे आप कैंडी क्रश गेम इंस्टॉल कर लेते हो तो सब कुछ आपके पास ही इंस्टॉल होता है, आप ही के मोबाइल में। आप इंटरनेट चल रहा है, नहीं चल रहा, फिर भी चला पा रहे हो चीजें, ठीक है जी, क्योंकि सब कुछ आप ही के कंप्यूटर में क्या है, मोबाइल में क्या है, इंस्टॉल। बट इंटरनेट पे आधी चीजें किसी और कंप्यूटर में होती है, आधी किसी और में। क्लियर हो गया पहले ये दो वर्ड, क्लाइंट एंड सर्वर। अब मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ बॉस, जो अभी हमने आपसे पूछा और आपने नाम दिया डोमेन। मुझे अपनी वेबसाइट चलानी है, मैं चाहता हूं कोई भी अपने घर पे बैठ के मेरी वेबसाइट देख सके। जैसे ये लोग हो गए ना, आप लोग हो गए, आप अपने अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में मेरी वेबसाइट देख सको। तो पहले मुझे अपनी वेबसाइट को कहां पे डालना पड़ेगा, अरे बात समझ में। इसको हम लोग बोलते हैं होस्टिंग। क्या बोलते हैं, हमें पहले वेब होस्टिंग चाहिए। क्या चाहिए, तो वेब होस्टिंग का मतलब एक ऐसा कंप्यूटर चाहिए जिसपे मैं अपनी वेबसाइट रख सकूं और जहां से बाकी के लोग मेरी वेबसाइट देख सकें। क्लियर होगी बात। अब क्वेश्चन ये है कि क्या मैं अपने लैपटॉप को सर्वर बना सकता हूं, मेरा जो लैपटॉप है वो क्या सर्वर बन सकता है, क्योंकि वेबसाइट कहां पे बनानी है, मैंने अपने लैपटॉप पे बनानी। ठीक है, तो आंसर है यस, बट हम ऐसा करेंगे नहीं। अब ऐसा क्यों, मेरे लैपटॉप में अगर मैं अपनी वेबसाइट होस्ट कर दूं, होस्ट मतलब इसको कुछ पावर देनी है कि कोई भी अपने कंप्यूटर से उसे देख सकता है, ठीक है जी, मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं ऐसा बट करूंगा नहीं। दो कारण, पहला, हमारे सिस्टम इतने रिलायबल नहीं है। आप कहो कि मैं रात को सोने लगा हूं, मैं लैपटॉप बंद कर दूं, ठीक है जी, तो जो बंदा कहीं अमेरिका में बैठ के अपनी वेबसाइट देख रहा है, जहाँ पे देना वो कैसे देखेगा, आपने तो लैपटॉप बंद कर दिया। दैट मीन हमारा लैपटॉप 24 आवर्स रन करना चाहिए, लेकिन जो हमारे हार्डवेयर है वो इतने कैपेबल नहीं है कि वो 24 आवर्स क्या कर सके। कई बार हमारा कंप्यूटर हम 4 घंटे भी चला लेना, उसके बाद एक बार रीस्टार्ट कर देते हैं, मुझे लगता है थोड़ा स्लो हो गया। तो इंटरनेट के ऊपर बताओ, अगर रीस्टार्ट हो गया तो क्या होगा। इंस्टाग्राम पूरी दुनिया में अगर 1 मिनट के लिए भी डाउन होता तो ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है।
अमेजन है, उनकी जो शॉपिंग चलती है जब सीजन में, वो पर मिनट 10 से 15 लाख रुपया कमाते हैं। उनका लैपटॉप अगर रीस्टार्ट हो गया जहाँ पे अमेजन है, उनका इतना हैवी सॉफ्टवेयर के 4-5 मिनट रीस्टार्ट होने में लगा देगा, तो कितना नुकसान होगा उनको। ठीक है जी। तो वेबसाइट चलाने के लिए ऐसे कंप्यूटर चाहिए होते हैं जो 24 घंटे 7 दिन बिना बंद हुए चल सके, और उनके लिए बहुत हैवी हार्डवेयर चाहिए होता है। समझ में आ गई बात? क्लियर? ठीक है जी, राइट। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि आपको पहले ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। हमारे लैपटॉप में पॉसिबल है, लेकिन रिलायबल नहीं है। क्या नहीं है? रिलायबल नहीं है। दूसरा, हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडोज 7, 8, 10 जो भी आपने अपने लैपटॉप पे किया हुआ है, ये सिंगल पर्सन के लिए बनाए गए हैं। किसके लिए बनाए गए हैं? सिंगल यूजर विद लिमिटेड नेटवर्किंग सपोर्ट। कहने का मतलब, मेरे लैपटॉप में अगर कुछ है तो मेरी टीम के अंदर कोई भी अगर मेरे नेटवर्क के साथ अटैच है तो वो मेरे वेबसाइट, मेरे लैपटॉप को एक्सेस कर सकता है। तो मेरी टीम में कोई भी बंदा मेरे लैपटॉप को एक्सेस कर सकता है अगर मैं उसको राइट दे दूं। बट 4, 5, 10, 15 लोग, जैसे 20, 25, 30 होंगे, मेरा लैपटॉप बैठ जाएगा, क्योंकि मेरी विंडो इस काम के लिए। अब आप लेट्स सपोज इस वक्त इंस्टाग्राम, कितने लोग इस वक्त इंस्टाग्राम खोल के बैठे होंगे दुनिया में? लाखों। दैट मीन लाखों लोग एक ही टाइम पे इंस्टाग्राम का कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। अगर अभी आप नेटफ्लिक्स मूवी देख रहे हो, जैसे मैंने कहा मोबाइल उठाओ, अमेजन ऑन करो, तो अगर लाख लोग इस वक्त अमेजन पे कोई वेब सीरीज देख रहा है, दैट मीन इतने लोग अमेजन का क्या यूज कर रहे हैं? उनके कंप्यूटर में विंडो 7, 8, 10 नहीं है, उनके कंप्यूटर में स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये बात समझ में, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि स्केलेबल बनाना है। क्या बनाना है? मतलब जितने मर्जी लोग एक टाइम पे आपकी एप्लीकेशन को क्या कर सके, यूज कर सके। तो हमारा लैपटॉप में ना तो ऑपरेटिंग सिस्टम, ना ही हमारा हार्डवेयर इतना रिलायबल है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो 24 घंटे चल सके। आगे बात समझ में? तो हम अपने कंप्यूटर में वेब होस्टिंग, तो अब हमें ऐसी कंपनीज ढूंढनी पड़ती हैं जो कि हमारी वेबसाइट को 24 घंटे चले। आ रही है बात समझ में? तो वेबसाइट बनाने वक्त आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना है बताओ? आपको वेब होस्टिंग का प्लान खरीदना है। क्या खरीदना होता है? अगर आप लोगों ने टीवी देखते हो, ऐड देखते हो, वो आता था गो डैडी पे अपनी वेबसाइट बनाए, महेंद्र सिंह धोनी की ऐड आती होती थी, वो वेब होस्टिंग वेबसाइट्स है। ठीक है जी, राइट। तो ये चीज आपको एक बार ध्यान में रखना है। ठीक है, तो वो अलग अलग कंपनीज होती है। अलग अलग कंपनीज हैं। जैसे आप मोबाइल लेना चाहते हो तो आप कंपनी डिसाइड कर लेते हो ना कौन सी कंपनी का मोबाइल लेना है, वैसे आपको डिसाइड करना है कि किस कंपनी की होस्टिंग लेनी है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ सामने, ये देखो। सर, ये सामने एक ऑफिस है व्यू नाउ, आप जानते हो व्यू नाउ? चलो जब आप इधर इन्वेस्ट करो तो आप हार्डवेयर अपने नाम पे ले सकते हो, फिर रेंट आएगा। मैं, वो अलग चीज है, इससे कनेक्शन नहीं है इसका, नथिंग टू डू विद होस्टिंग। चलिए यहाँ पे आइए, अब देखो यहाँ पे जैसे एक वेबसाइट है hostinger.com.in, जैसे हम अपनी सारी वेबसाइट्स यहाँ पे होस्ट करते हैं अपने क्लाइंट्स की। तो यहाँ पे अगर आप जाओगे होस्टिंग में जाओगे, देखो लिखा आ रहा है ना वेब होस्टिंग। अब जब आप वेब होस्टिंग पे जाओगे तो नीचे देखो प्लान्स आ रहे हैं, आ रहे ना प्लान्स। तो हम इनको ईयरली पे करते हैं, 3,000, 5,000, 10,000, डिपेंड अपॉन हमने कौन सा प्लान लिया। ये अभी मैं प्लान सिखाऊंगा, बट अभी बस मतलब समझ लो कि हमें सबसे पहला काम क्या करना है, होस्टिंग का प्लान खरीदना है। ठीक है जी, ताकि हमारी वेबसाइट चल सके। क्लियर होगी बात? ठीक है जी, राइट। और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, इफ यू गो टू गूगल, ठीक है जी। सो लेट्स हम यहाँ पे लिखते हैं वेब होस्टिंग इंडिया। तो देखो पहले नंबर पे क्या आ रहा है, होस्टिंग, ब्लू होस्ट, होस्ट गेटर, माइल्स वेब, होस्टिंग राजा, होस्ट गेटर, बिग रॉक, ठीक है, गो डैडी। तो ये सारी कंपनीज आपको क्या सर्विस देती है, ये आपसे पैसे लेंगी और आपकी वेबसाइट अपने कंप्यूटर में रखेंगी, क्योंकि इनके पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि आपकी वेबसाइट चला सकते। पॉइंट क्लियर हो गया? वेब होस्टिंग क्लियर है? ठीक है जी, राइट। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, एक होस्टिंग क्या परचेज करना है, प्लान परचेज करना है। ठीक है जी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, और जस्ट गिव मी अ सेकंड। मैं थोड़ी देर के लिए स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ, मुझे पासवर्ड दिखाना है यहाँ पे।
चलिए, सो आई एम जस्ट गोइंग टू लॉग इन। ठीक है, मैं अपना आईडी डाल रहा हूँ यहाँ पे, ईमेल आईडी जो मैंने प्लान लेते वक्त डाला था, और फिर मैं क्या डाल रहा हूँ इस पे पासवर्ड एंड आई एम गोइंग टू लॉग इन। ठीक है, अब जैसे आप यहाँ पे लॉग इन होंगे, यू विल सी हमने होस्टिंग के 2 प्लान लिए हैं। फिर क्लाइंट बढ़ जाते हैं, देखो एक पे 10 वेबसाइट है, 4 वेबसाइट्स। ठीक है, अब जैसे अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड लेट मी गो बैक टू वेबसाइट्स। ठीक है, आ रहा है ना बेटा वेबसाइट्स, दिख रही है वेबसाइट्स? ये सारी वेबसाइट्स हम होस्टिंग पे चलेंगे, इसमें चलेंगे वेब होस्टिंग में। तो आपको क्या परचेज करनी है? सबसे पहली चीज आपको क्या परचेज करना है, कौन सा होस्टिंग प्लान है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, बट आपको पहले पता होना चाहिए कि आपको एक क्या परचेज करना पड़ेगा, वेब होस्टिंग प्लान परचेज करना पड़ेगा, क्योंकि ये है, इनके पास क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां से हमारी वेबसाइट रन कर सकते हैं। तो सर डोमेन इज द सेम थिंग? नो मैम, अब मैं उस पे आने लगा। ठीक है जी, अब होस्टिंग आपने ले ली, मतलब आपने जगह ले ली। अब जैसे आपने एक घर ले लिया तो आपको रेंट पे जगह मिल गई है। ठीक है जी, बट अब घर से यहाँ आ रहे हो, क्या कह के आओगे? वेबीफर जा रहे हैं, तो वेबीफर हमने इस जगह को एक नाम दे दिया। तो सेम अगर आपने होस्टिंग ले ली, आपकी वेबसाइट कहीं पे बन गई है, स्टोर है, अब आप उसको कैसे ओपन करोगे? तो उसके लिए पहले एक नाम खरीदना पड़ेगा, google.com, youtube.com, twitter.com, linkedin.com, webify.com। तो ये जो होते हैं इन्हें हम बोलते हैं डोमेन नेम। क्या बोलते हैं? तो एक होस्टिंग प्लान खरीदना है, फिर क्या खरीदना है, डोमेन नेम खरीदना है। तो नेम को अपनी वेबसाइट के साथ मैप करना होता है। ठीक है जी, राइट, ताकि जब भी लोग ये नाम टाइप करें आपकी वेबसाइट खुले। आ रही बात समझ में? सो ये 2 चीजें क्लियर होगी। तो यही मुझे पहले आज कवर करना था। आज पहली एक चीज हमें पता क्या चली कि कोडिंग, नो कोडिंग। ठीक है, वेबसाइट कैसे बनती है। दूसरा हमें कैसे क्या पता चला कि वेबसाइट कैसे चलाते हैं। सो वेबसाइट चलाने के लिए 2 चीजें खरीदनी है, क्या? होस्टिंग प्लान एंड डोमेन। सारा सिखाएंगे कोर्स में। मैंने अभी आपको बोल दिया कि वेब होस्टिंग प्लान जो है हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है जी, अभी उस स्टेज को आने दीजिए ना यार, पहले कराऊंगा कंफ्यूज हो जाओगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे इन बच्चों का कईयों का बैकग्राउंड नहीं है उन चीज़ों को लेके ना, तो मैं उसको, अच्छा तो आप डायरेक्टली वो पूछ रहे थे इसलिए मैंने आपको बोला कि सारा कोर्स में है, हम सब सिखाएंगे आपको। ठीक है जी, राइट। सो 2 चीज़ें हमें परचेज करनी है, कौन सी? वेब होस्टिंग प्लान एंड डोमेन नेम। ठीक है जी, ये कैसे परचेज करना है, क्या डिसाइड करना है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे पहले पार्ट में। और सेकंड पार्ट में आप इसका पहला प्रैक्टिकल देखोगे जहाँ पे हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करके आपको दिखाएंगे कैसे काम होता है। ठीक है जी, राइट। अच्छा, अब मैं वापस आता हूँ एक और कंसेप्ट पे, जहाँ पे मैं आपको बता रहा था सर्वर्स। आपको दिखा रहा था कि सर्वर हैवी होने चाहिए, है ना, कंप्यूटर हैवी। हमारे वो कंप्यूटर नहीं है, तो अगर मैं तुम्हें वो कंप्यूटर्स दिखाऊं, जैसे फॉर एग्जांपल गूगल का दिखाता हूँ कंप्यूटर। ठीक है जी, राइट। सो विल से गूगल डेटा सेंटर। ठीक है, सो विल मूव हियर। ये होते हैं कंप्यूटर्स, ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं। ठीक है जी, पूरी बिल्डिंग ही कंप्यूटर के साथ भरी होती है। ठीक है, ये देखो ये सारे डेटा सेंटर्स हैं। इनमें ये देखो, ये देखो ऐप, ये कंप्यूटर जैसे लगे हुए हैं पीछे, और ये आपको सिर्फ 1% हिस्सा दिख रहा है। बहुत बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, इनमें ह्यूमंस अलाउड नहीं होते, सिर्फ कंपनी के कुछ लोग अलाउड होते हैं। यहाँ पे इवन इलेक्ट्रिसिटी भी खुद बनाई जाती है, क्योंकि अगर हैकर को ये भी पता लग जाए कि इलेक्ट्रिसिटी का क्या स्ट्रीम है, वो उस पर भी हैक कर लेता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कूल रखना है इनको, क्योंकि इनको कूल रखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा हीट चलती है। तो ये सारा का सारा मैकेनिज्म बहुत ही टॉप लेवल के इंजीनियर्स जो है वो फॉलो करते हैं। यहाँ पे अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो पूरा बंद इंटरनेट आपका। अगर गूगल के ये सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई तो पूरा गूगल चलना बंद हो जाएगा। तो इनको बड़ा ही ध्यान से रखना पड़ता है। तो इसकी भी नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी टेक्नोलॉजी अब नई निकाल ली है, तो वो अपना डेटा सेंटर गर्मी से बचाने के लिए, क्योंकि इनमें से बहुत हीट निकलती है, वो कूल रखना पड़ता है।
तो माइक्रोसॉफ्ट ने अपने डेटा सेंटर अंडर सी बनाने शुरू कर दिए, तो समुद्र के अंदर रखते हैं अपने डेटा सेंटर। ये देखो, तो यहाँ से आप देखते हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावरपॉइंट जो आप ऑनलाइन इंस्टॉल करते हो, ऑनलाइन काम करते हो। तो ये फिर जो मैं व्यू नाउ कह रही थी, बड़ा अच्छा मॉडल, ये चीज का पूरा मॉडल मैं बहुत छोटे लेवल पे है, वो बड़े लेवल के लिए बहुत बड़ी जगह चाहिए। हाँ, मैं वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इतने छोटी जगह पे नहीं हो सकता है, वो एक मॉडल होगा, दैट्स इट। नहीं, ये तो सिर्फ एक जैसे ऑफिस है, ये हाँ, मैं वही ये कह रहा काम हूँ। यही करते हैं। हाँ, तो ये बहुत बड़ी जगह चाहिए होती है पीछे इसके लिए, ठीक है, राइट। सो ये देखो, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने, क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा होती है तो एसी के लिए भी बहुत ज़्यादा आपको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन, तो इन्होंने ये सोल्यूशन निकाला है उसको इफेक्टिवली कि समंदर के नीचे रखते हैं। सो आप बेंगलोर अगर जाओगे तो बेंगलोर में बहुत सारी कंपनी है जिनका बिजनेस ही डेटा सेंटर है, क्योंकि अब हर कंपनी डेटा सेंटर अफोर्ड नहीं कर सकती, जैसे बैंक्स हो गए या कुछ हो गए, वो अफोर्ड नहीं कर सकते बड़े डेटा सेंटर, तो बिजनेस बन चुके हैं। जैसे मेरे कई फ्रेंड्स डेटा सेंटर में काम करते हैं, तो वो क्या करते हैं, बड़ी बिल्डिंग लेके कंप्यूटर्स रख देते हैं, फ्लोर सेल करते हैं। जैसे एक HDFC बैंक है, उसका एक फ्लोर दिया हुआ है, वहाँ पे उसी के कंप्यूटर्स है, ठीक है जी, राइट। तो ऐसे डेटा सेंटर्स बना देते हैं। आ रही बात समझ, ठीक है जी, राइट। पहले कंपनीज अपने पास ही डेटा रखती थी, कंपनीज के अंदर ही सर्वर बने होते थे, अब वो सिस्टम नहीं होता, क्योंकि वो सिस्टम होने से क्या होता है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि सेंट्रल अपडेशन नहीं कर पाते, जैसे कि लोगों को पता ही नहीं लगता। जैसे फॉर एग्जांपल पहले क्या होता था, लेट्स सपोज हर कंपनी क्या करती थी, अपनी कंपनी के अंदर ही अपने सर्वर्स रख लेती थी। जैसे मेरी कंपनी की अगर 10 ब्रांचेस हैं, तो हर कंपनी ने अपनी कंपनी के अंदर ही क्या रखे होते हैं, सर्वर्स बना लेते थे। अब इससे प्रॉब्लम ये आती थी कि जो हमारी मेन कंपनी है, मेन कंपनी मतलब कोई ना कोई हेड ऑफिस तो होगा जिसके पास सब कुछ होगा, लेट्स सपोज ये मेरा हेड ऑफिस है, तो यहाँ पे सिंक नहीं हो पाता था जल्दी। सो लेट्स सपोज आपने कोई चीज यहाँ से ट्रांजैक्शन की, यहाँ तक ट्रांजैक्शन पहुंची, ठीक है जी, तो मुझे शाम को जाके पता लगता था कि यहाँ पे ये काम हो रहा है, क्योंकि शाम को ये सारे अपना काम अपलोड करते थे मेरे पास, तो इसलिए कहा जाता था आज काम किया है कल जाके होगा जी, परसों होगा। आजकल ऐसा नहीं होता, आजकल पैसे निकालते उसी वक्त सब जगह हो जाता है, क्योंकि आजकल ये मल्टीपल सर्वर वाले सिस्टम ही खत्म कर दिए उन्होंने, ठीक है। इसमें बड़ी सिंपल एग्जांपल देता हूँ, लेट्स सपोज ये मेरे बैंक का सर्वर है, ये एक ही जगह पे है, बाकी जगह क्लाइंट होंगे, क्या होंगे, क्लाइंट मतलब जैसे एटीएम है, एटीएम क्लाइंट है, एटीएम इसके साथ जुड़ा हुआ है। आप बैंक की ब्रांच में जाते हो, बैंक के ऊपर कंप्यूटर लगे होते हैं एम्प्लॉयज के आगे, उनको भी क्लाइंट दिया जाता है, वो भी इनके साथ जुड़े होते हैं। आप लेट्स सपोज अपने मोबाइल पे जीपे यूज करते हो या कोई भी ऐप बैंक की, वो भी सीधा इसके साथ जुड़ी हुई है, वो भी क्लाइंट है। आप होटल जाते हो, होटल जाके आप क्या करते हो, या कहीं पे भी गए, आपने कहा कार्ड स्वाइप कर लो जी, वो कार्ड स्वाइप वाली मशीन दे देते हैं, वो मशीन भी क्लाइंट है, वो भी इसके साथ जुड़ी हुई है। तो बेसिकली एक ही जगह जब चीजें होंगी तो इजीली मैनेज हो जाती है। अब आपने पैसे ट्रांसफर किए, उसी वक्त बैंक के अंदर चेंजेस हो जा रहे हैं, उसी वक्त आपको दिख जाने। तो आजकल सारा काम लाइव होता है, क्या होता है, वो लाइव क्यों हो पा रहा है, क्योंकि पीछे एक ही सर्वर है, कॉपीज नहीं। और ये बात समझ में, तो हर चीज को एक ही जगह किया जाता है, उससे आप कंट्रोल भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, कंट्रोल भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे मुझे आज कोई नया अपडेट देना है, तो वो सबको चला जाएगा अपने आप ही। व्हाट्सएप पे अपडेट आता है ना, फेसबुक का अपडेट आता है, क्योंकि पीछे सेंट्रली एक ही बंदा काम कर रहा है, एक ही कंपनी, तो वहां से अपडेट भेजती है, सबको चला जाता है, ठीक है जी। ऐसा नहीं है कि अगर सबके पास अलग अलग होता तो पहले सबको डाउनलोड करना पड़ता, फिर इंस्टॉल करना पड़ता, ठीक है। तो आजकल सारे लाइव अपडेट्स हो जाते हैं। सो ये एक कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। सो ये आपका था थोड़ा टेक्निकल लेक्चर, बट ये इतना टेक्निकल आपको पता होना चाहिए, नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड में, ठीक है जी भाई। सो अब हमने ओवरव्यू में, अब हमने अगर इसको समरी करें तो समरी क्या है कि हमने एक होस्टिंग प्लान लेना है, आपको होस्टिंग प्लान हमारी तरफ से मिलेगा, आपकी कोर्स फीस में इंक्लूड है। तो जब तक आपने वेबसाइट बनानी है 1 महीना 2 महीना प्रैक्टिस करने के लिए, तब तक आप वो होस्टिंग प्लान यूज कर पाओगे, तो आप लाइव काम करोगे सारा।
जो भी आप वेबसाइट बनाओगे आपको एक डोमेन नेम और एक होस्टिंग प्लान हमारी तरफ से बना के दिया जाएगा जिसके ऊपर आप अपनी वेबसाइट बनाओगे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। ठीक है, मंडे को मिलेंगे एंड मंडे को पहला प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक।